साथियों, फिर से आपका स्वागत है इनसाइड क्लासेज बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिन टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम इंटर का हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में ये तो निश्चित रूप से तय ही है, पूछा जाता है। तो ये 11th 12th और 10th दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। उसके पहले माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर सिरनी जरूर दिखलाएगा। उसके साथ ही देखिए, जो सफलता का एक सूत्र होता है ना, उसमें संघर्ष को ऐड कर दीजिए, कड़ी मेहनत को जोड़ दीजिए, समय को जोड़ दीजिए और धैर्य को जोड़ दीजिए। इसका ही कॉम्बिनेशन जो है आपको वो 100% वो सक्सेस की गारंटी देता है। उसके बाद एक मोटिवेशनल कोट देख लिए, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तहान बाकी है, तौली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो पूरा आसमान तौलना भी बाकी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसी ऊंचाइयां, ऐसी उपलब्धियां हासिल करनी है जिसके बारे में आपने सोच रखी है। आइए टॉपिक पे आते हैं अपने। केमिस्ट्री का एक खूबसूरत सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 12th के लिए भी, 11th के लिए भी, 10th के लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। केमिस्ट्री का एक प्यारा सा टॉपिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। उसके बाद जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कार्बनिक यौगिक में आपको जो पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक में आपको पढ़ना है सबसे पहली चीज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन को इंडिकेट किया जाता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं H से, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो ये बन के मिलता है बच्चों हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान देना बातों को। हाइड्रोकार्बन हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं और इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोलते हैं इसको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बात ध्यान रखिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उसमें होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच जब एकल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच जब एकल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन in which carbon and carbon atom are joined by single bond. It is called a saturated hydrocarbon. Like as example में अगर बात कर लें तो एल्कीन जितने भी होते हैं आपके, एल्कीन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर अनसैचुरेटेड कर लेते हैं, वो डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बन और कार्बन जो है दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया हुआ है, शेयर पेयर ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो होता है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बना होता है। आपको इसके पहले बताया गया होगा, एक पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा तो, एक आपको पढ़ाए थे आयनिक बॉन्ड पढ़ाए थे। आयनिक बंध में क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जल्दी से देख लेते हैं, जैसे सोडियम होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक होते हैं, और 3 4 5 6 7 और क्लोरीन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, कहता है कि पड़ोसी अगर हमारे से तुम संतुष्ट हो तो हम तुम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। जो ले लिया होता है उसके ऊपर वो जो देता है वो तो धनी होगा तभी तो देगा, और ये बेचारा क्या है, बेचारा मॉलिक्यूल्स होता है वो कर्जदार होगा, हमेशा रेडी होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज।
तो ये होता है आपका कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद एक कोवैलेंट बॉन्ड आपको बताया गया होगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी बंध इसको बोलते हैं। सहसंयोजी बंध जो होता है, सहसंयोजी बंध, इट इज अ मिक्स फ्रॉम द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं क्या, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो एक बात का विशेष ख्याल रखना है आपको, ये तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, क्लोरीन गैस हो गया। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करता है ये क्लोरीन, कहता है भैया हमारा तुम्हारा काम तो अभी नहीं बन रहा है, जब नहीं बन रहा है तो क्या कर लो, साझेदारी कर लो। अब ये साझे का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दोनों में गिना जाएगा। और आपको ये पहले से पता होगा कि कोई भी परमाणु, कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। वो अपनी अष्टक की पूर्ति के लिए साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन देता है, किसी भी कंडीशन पर, एनी हाउ कंडीशन पर, जैसे काम उसका बनता वैसे बना लेगा वो। चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे काम बनता है उसे काम बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन की बहुत विशेष क्वालिटी होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का नेचर ही नहीं है। आदमी क्या होता है आज के समय का, वो ये होता है कि पड़ोसी के पास 2 व्हीलर कैसे आ गया, वो तो ये खोज में पड़ा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके के पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी नहीं संतुष्ट है, वो कहेगा बेटा ठीक है नहीं संतुष्ट हो, हमसे भी ले दे के काम चला लो, संतुष्टि प्राप्त कर लो। लेकिन हमारा मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर इक्वालिटी नहीं है। मनुष्य के अंदर यही देखेगा, वो नहीं देखेगा पड़ोसी मेहनत कितना करके आगे बढ़ा, वो सोचेगा कि पड़ोसी कैसे ये हो गया, इसके पास ये चीजें आई कहां से ना, ये नहीं देखता मेहनत कितना किया उसके पीछे। उसके बाद BMW कार आ गई तो ख्वाब देखें अरे कहीं से कहीं गलत काम जरूर किया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसने की गई होती मेहनत उसके पीछे होता है। खैर छोड़ते हैं। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया, इसलिए इसके बीच कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे O2 होता है, O2 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, ये बना लेता है O डबल बॉन्ड O ना, ये हो गया द्विक बंध आपका। फिर N जो होता है इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, 1 2 3 4 5 हो गए, तो यहाँ साझेदारी कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का कंप्लीट है, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यही आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, इसको गिन लो, ये दोनों तो एक में काउंट किया जाएगा। जैसे राम और श्याम किसी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं स्टार्ट करते हैं, तो अगर राम जब नहीं होता तो दुकान तो किसी होती है, श्याम की होती है, और जब श्याम अनुपस्थित होता है वह दुकान किसी होती है, राम की होती है। अर्थात वो जो शॉप है वो दोनों में गिना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी क्लोरीन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भी क्लोरीन क्या है, कंप्लीट है। तो ये साझेदारी के फलस्वरूप जो बनने वाला बंध होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाला जो बंध होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब जरा देखो होता क्या है कि ये चीजें पढ़िए, जैसे बैलेंसी आपको बताया गया होगा ना, बैलेंसी मतलब क्या होता है, संयोजकता होता है। कोई भी तत्व अपनी अष्टक की पूर्ति के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। या किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आयनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या, एल्कीन और सॉरी एल्केन, यहाँ होगा एल्केन, ये हो गया आपका एल्कीन, और ये हो गया क्या, एल्काइन। अब यही समझने वाला, IUPAC की बात यहीं से स्टार्ट होती है। अब एल्केन जो होता है, यहां से देखिए आप लोग, एल्केन हमारा क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है। 12th वाले, 10th वाले, 11th वाले सभी लोग बहुत ध्यान से इसको समझे, बहुत ही मजेदार चीज है, इंपॉर्टेंट है ये। तो 11th वाले भी इस चीज को ध्यान दे लें कि ये 12th में तो आपको मिलना ही मिलना है पूर्ण रूप से, 11th में तो है ही है, 10th वाले तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने हैं, तो ये कहीं से छूटेगा नहीं ना। ये बात विशेष मान के चलिए, ये क्लास आप देख लिए तो ये आपका बिल्कुल निश्चित रूप से ये तैयार हो जाएगा। एल्केन
इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला हो गया हमारा। और इसका सफिक्स जो होता है पूर्व लग्न सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? एन। बच्चों सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। अब कम से कम केवल 10 तक आप लोग में है, तो 10 तक जो है नाम याद कर लीजिए 10 का। जैसे कार्बन 1 है तो इसको बोल देंगे हम क्या? मेथ। क्या बोल देंगे? मेथ। 2 कार्बन है तो क्या बोल देंगे? एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो आक्ट। और 9 है तो नॉन। नून नहीं है ना, नॉन है। 10 है तो डेक। डेक मतलब दिसंबर मत समझिएगा ना, डेक मतलब क्या? नहीं तो आई दिसंबर गई, जनवरी आई, नई वर्ष की तुम्हें बधाई। हालांकि कुछ समय बाद आने वाला है नया साल, तो आपके लिए वो अच्छा दिन हो, इस वजह से अभी से ही तैयारी पे जुट जाइए, है ना। अच्छा, अब देखिए सफिक्स में एन रख दिए, ठीक। अगर हमको नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे? अगर देखिए, अगर मान लेते हैं एन की वैल्यू हम यहाँ रख दिए 5, सपोज कर दो एन की वैल्यू 5 रख दी, इसी फार्मूले में पुट कर दो C5H2 × 5 + 2, तो C5H कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 दो 12। C5 को हम बच्चों क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। और किस में रखे हो इसको? एल्केन में रखे हो। एल्केन का सफिक्स क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगर मान लीजिए n बराबर हम मान लीजिए 6 रख दिए, या कुछ भी आप मान लीजिए 6 ही मान लीजिए, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। 6 2 × 6 + 2, तो C6H 6 दूना 12, 12 दो 14, तो ये क्या हो गया? हेक्स हो गया। हेक्स धन एन, क्या हो जाएगा? ये हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो ये चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। अब चीजें बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके बीच कैसे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कैसे डबल पाया जाता है, वही बताते हैं आपको, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। n बराबर मान लीजिए n बराबर 1 रख दिए। n बराबर 1 रख दिए बच्चों, तो C1H2 × 1 + 2, CH क्या आ गया? 4 आ गया। CH 4 आ गया। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका, आपको बता देते हैं, है ना, कि कैसे कैसे इसके बीच बॉन्ड क्रिएट होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे आपको समझना है, पहले ये देख लीजिए। एक चीज इसमें आता है जिसको कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आर दोज एटम हु इज द मिनिमम प्रेजेंट इन द एनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के यौगिक में जिसकी संख्या बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अब कार्बन, इसमें आप देखिए जरा, केंद्रीय परमाणु में कार्बन ज्यादा है कि हाइड्रोजन ज्यादा है? हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब सी क्या हो गया आपका? सेंट्रल एटम हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। अब केंद्रीय परमाणु में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 और 4 आएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और पहला कोश इसका क्या होता है? अंतिम कोश होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब बनाते हैं सेंट्रल एटम, यहाँ हो गया। इसके बारे में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन में हो गया 1, यहां भी हाइड्रोजन रख दीजिए 1, यहां हाइड्रोजन रख दीजिए 1, यहां हाइड्रोजन रख दीजिए 1। देखो हाइड्रोजन कहता है ना, हमको 8 की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन हीलियम गैस की अस्थायी संरचना को धारण करना चाहता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मजा आएगा। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम गैस की अस्थायी संरचना को धारण करना चाहता है। अब हीलियम गैस क्या होता है? हीलियम का मतलब होता है इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें भी क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब पहला कोश ही इसका क्या होता है? अंतिम कोश होता है। पहला कोश ही क्या होता है? इसका अंतिम कोश होता है। तो हाइड्रोजन कहता है भैया कि हम 2 ही इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल खुश रहेंगे, हमको किसी से कोई गिला या शिकवा शिकायत कुछ नहीं रहेगा ना। तो ये कहता है कि साझेदारी करा लो, और साझेदारी करा के हम यहाँ 2 पूरा कर लेते हैं। ठीक, ये 2 पूरा हो गया।
फिर यहाँ से कहता भैया कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो यार, वो कहा था देंगे नहीं, मिल जाएंगे। तो ये भी मिल गए। तो हाइड्रोजन देख लीजिए, 1 2 1 2 सभी हाइड्रोजन बराबर हो गए। और यहाँ पर कार्बन भी क्या हुआ, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ये सबका हाइड्रोजन कंप्लीट है। अच्छा, कार्बन का भी देख लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड H, देन सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मेथेन। इसको नाम क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। मेथ धन एन क्या हो जाएगा, मेथ धन एन क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन। तो ध्यान से देखो बेटा, समझ में आएगा चीजें, इतने स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं, ये तो एल्केन हमारा हुआ, एल्केन की चीजों को हम समझ गए। अब एल्केन के बाद हमारा जो दूसरा आता है उसका नाम होता है क्या, एल्कीन होता है। एल्कीन में एक खास बात क्या होता है, एल्कीन में जो खास बात होगी वो ये होगी, तो कार्बन और कार्बन के बीच वो क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे उसमें सफिक्स था, उसमें एक फार्मूला था, सिंपल फार्मूला। अच्छा, इसमें सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, इसमें सफिक्स में जोड़ेंगे इन, क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला, जनरल सामान्य सूत्र मान लीजिए, सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है, CnH2n। बहुत आसान है, CnH2n। अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने 2 ले लिया, n की वैल्यू जब 2 ले लें तो C2H2 इंटू 2 तो C2H4 आ गया, C2H4 आ गया, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जब हो गया तो 2 कार्बन किसका होता है, एथ का होता है ना, तो एथ धन इन बराबर क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, अगर n बराबर 4 रख लिए तो C यही रखो 4, C4H2 इंटू 4 C4H8। तो C4H8 का मतलब क्या हुआ कि 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं ना, ब्यूट धन क्या हो गया, इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ये चीजें हो गई ब्यूटीन। अब कुछ भी रख लो, जैसे n बराबर 8 रख लो, 8 रख लो, n की वैल्यू पुट कर दो 8, तो यहां जब 8 हो जाएगा 8H2 इंटू 8 C8H16। तो 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। ऑक्ट धन इन क्या हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। ऑक्ट धन इन बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। तो इस तरीके से ये भी हम समझ गए। अब इसका कोई एक स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। ऐसे मान लीजिए C2H4 है, C2H4 है, 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन रख लीजिए, C2H4 2 कार्बन यहां हमने बना लिया। कार्बन के और हाइड्रोजन हमको बनाना है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां लिख लो, एक यहां लिख लो, एक यहां लिख लीजिए, एक यहां लिख लीजिए। उसके बाद एक बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जब 4 होते हैं तो यहां लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस शेयर कर दीजिए। शेयर करने पे चीजें आ जाएंगी। आपका यहां से यहां शेयर हो गया, इसका ये शेयर हो गया, इसका यहाँ पे शेयर हो गया। सब शेयर किस लिए कर रहे हैं, केवल एक ही काम है, काम बनाना। काम बनाने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना। अष्टक पूरा हो जाएगा बच्चों तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे आदमी का भी एक होता है ना बेटा कि हम संतुष्ट कैसे हो, तो वैसे मेरे विचार से इंसान को तो संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर जहां आप संतुष्ट हो गए आप जो है आगे काम ही करना बंद कर देंगे ना, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे H यहाँ पे H, सॉरी, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखिए ये भी बैलेंस है। इस कार्बन को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन हमारा कंप्लीट ना, बाहरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों हमारे क्या है, कंप्लीट है। तो दोनों का चीजें हमारी कंप्लीट है। अब ये भी कार्बन सारे हाइड्रोजन क्या है, कंप्लीट है। अब एक की और बात कर लेते हैं, उसका नाम क्या होता है,
उसका नाम होता है क्या, एल्केन पढ़ लिए आप, एल्कीन पढ़ लिए। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो होता है क्या, एल्काइन। एल्काइन में एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसका सफिक्स क्या जुड़ता है, इसका सफिक्स जुड़ता है आइन। क्या जुड़ता है, आइन जुड़ता है। अब मान लीजिए n की वैल्यू हमने ले लिया 6, n की वैल्यू 6 ले लिया। इफ n इज इक्वल टू 6 देन अब कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, C6 है, H2 इंटू 6 -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा C6H12 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 10, C6H10। तो C6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स धन आइन क्या हो जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन हो जाएगा। अगर मान लीजिए n इक्वल ले लिया हमने 2, n इक्वल ले लिया 2, n इक्वल 2 ले लेंगे तो C2H2 इंटू 2 -2, C2H4 -2 तो C2H2 आएगा ना। तो यहां क्या आ जाएगा, 8 धन आइन क्या हो जाएगा, एथाइन। 8 धन आइन में क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, CH एक हाइड्रोजन एक है जिसके बारे में हम एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां दर्शा दो, एक यहां दर्शा दो, बाकी 3 इधर कर दो, तभी ना बनाएगा, 3 साझेदारी कर पाएगा। अब यहाँ पे साझेदारी कर लिया, यहाँ से इसका साझेदारी कर लिया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। यहाँ ये साझेदारी, फिर से ये साझेदारी, और फिर से ये साझेदारी, फिर से ये वाली साझेदारी। तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। तो ये चीजें निकल के आ गई हमारी, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर H। ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर है ये, बताओ स्ट्रक्चर किसका है, ये किसका स्ट्रक्चर है, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। द कमेंट में बताएं इसका स्ट्रक्चर किसका है ये, ठीक है, कमेंट करके बताइए किसके स्ट्रक्चर का। और अब जो बात आती है इस बेसिकली ये चीजें आती हैं कि सबसे पहले एक और कंपाउंड देख लीजिए, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है एल्किल। उसका नाम क्या है, एल्किल है। तो एल्किल का सामान्य फार्मूला CnH2n+1 होता है, CnH2n+1। और इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स में इल होता है। क्या जोड़ते हैं, इल जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर 3 ले लिया, इफ n इज इक्वल टू 3, इफ n इज इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 ले लोगे तो 2 इंटू 3 + 1, C3H आ गया क्या, 7। तो 3 कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। और धन इल क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 7 ले लीजिए, C7H2 इंटू 7 + 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C7H15। तो ये निकल के हमारा क्या आएगा, क्या होगा बच्चों बताओ, ये होगा हेप्ट धन इल। क्या हो जाएगा, हेप्ट धन इल। क्या हो जाएगा, हेप्टिल। क्या हो जाएगा, हेप्टिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IUPAC नेम में बहुत सी बातें, इससे ध्यान देना आप लोग को कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैरेंट चेन में जुड़ी होती हैं, हर एक प्रकार के कंपाउंड में इंक्लूडेड भी रहती हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप, अभी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप बताते हैं, लेकिन ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा, मैं जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कि दो लगातार एल्कीनों के बीच यदि CH2 का अंतर होता है, वह श्रेणी होमोलॉगस सीरीज कहलाती है।
अच्छा, डिफरेंट जो हो, टू कंजिक्यूटिव एल्कीन, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 का हो। जैसे मान लीजिए CH4 हमने ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं, मेथेन। फिर C2H6 ले लिया, इसको एथेन बोलते हैं। उसके बाद C3H8 ले लिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। C4H10 ले लिए, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये चीजें हो गई। अच्छा सुनो एक बात, यहां पर देखिए जरा डिफरेंस देखिए, इसमें कार्बन कितना? एक कार्बन है, इसमें कार्बन कितना? दो कार्बन है, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ एक्स्ट्रा। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6 है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 है। चीजें आ रही समझ में? होमोलॉगस सीरीज, बच्चों कुछ है नहीं, ध्यान से देखना है बस। यहाँ पे कार्बन और कार्बन बीच का डिफरेंस कितना है? एक कार्बन ज्यादा। हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है? 2 हाइड्रोजन ज्यादा। वही तो, टू कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन एल्किल ग्रुप्स इज CH2। दिस सीरीज इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज। प्रोपेन 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ 10 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। इसको क्या बोल दिए हम? क्या बोल दिए? होमोलॉगस सीरीज बोल दिए। तो दो लगातार एल्कीनों के बीच यदि CH2 का अंतर होता है तो उस प्रकार की श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो ये बातें ध्यान रख लेनी आपको, ठीक है बातें। अब जो आगे बात करेंगे वो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका तो यूज IUPAC नेम में होने वाला है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर रुख इख्तियार करते हैं, वो उसको क्या कहेंगे? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपका आता है IUPAC। तो ये 10 चीजें तो आपको ध्यान ही रखनी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी अभी तो काफी कुछ टाइम तो बिल्कुल नजदीक है एग्जाम का, बिल्कुल मेहनत कीजिए। जैसे हमने अब बताया कि मेहनत में 4 चीजों की आवश्यकता है। 4 चीज में क्या आ जाएगा? आपका संघर्ष आ जाएगा कि परेशानियां विपत्ति कितनी आए, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कड़ी मेहनत का मतलब ये होता है आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए, उसके प्रति समर्पित रहिए और भरपूर समय दीजिए और पेशेंस बनाए रखिए। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिए और वो उधर से पूड़ी आई गर्मा गर्म पूड़ी, तो पूड़ी पे ध्यान हमारा चला गया, वो आपको 10 मिनट 1 मिनट का ध्यान आपका 1 घंटा लेके चला गया ना। शादी विवाह का फंक्शन इस समय चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्यवान बनाए रखिए, नहीं तो कोई बुला लिया पहुंच गए उसके यहाँ, और 3-4 टाइम खाना खा लिए, बस आए घर पे मस्त होके सो गए हैं ना। ऐसा मत कीजिए, पेट खाली रखिए, रात में नींद बहुत आती है, और ठंडी का समय भी चल रहा है। अब ये नहीं कि बड़े बड़े सपने देखना है तो रजाई घुस के सपने देख रहे हो, हम IIT क्रैक करेंगे, हम नीट क्रैक करेंगे, हम सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, हम CUT में इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में तब जा पाओगे भैया कि जब पढ़ोगे। एक ही उपाय है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है दुनिया में। सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही जरूर एक माध्यम होता है ना, बगैर एजुकेशन के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए IUPAC की तरफ आते हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम केमिस्ट्री के कंपाउंड को कैसे बताएंगे कि वो इंडिया में ही नहीं, वो किसी भी फॉरेन कंट्री में भी उसका नाम उसी तरीके से हम समझ पाएं। इसी बात को ये बताता है IUPAC। तो IUPAC में सर्वप्रथम हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो आपका होगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, और इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप
विच इज द प्रेजेंस इन द एनी केमिकल कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्रियात्मक समूह किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जो उसके भौतिक गुण और अस्थायी भौतिक गुण और रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप आएंगे, आपको वरीयता क्रम भी ध्यान देनी होगी कि कौन कौन से पहले आते हैं, कौन से बाद में आते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, COOH, इसको बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद एक चीज और आता है, इसको COOR बोलते हैं। COOR को बच्चों क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपका एस्टर हो गया, उसके बाद आता है आपका सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद आएगा SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल ना। सल्फोनिक अम्ल जान गए, तो सबसे पहले पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद आता है एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड, हाइलाइड जानते हैं आप लोग, हाइलाइट जानते हैं कि नहीं जानते। एसिड हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में क्या आ जाएगा, यक्स, COX, एसिड हाइलाइड। अच्छा एक चीज जान लीजिए, अभी बताना भूल गए कि एल्किल ग्रुप जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से। ये होता है हमारा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में CN+2N+1 ये होता है एल्किल ग्रुप। और हाइलाइड ग्रुप जो होता है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप कहेंगे AT भी होता है सर, जी हाँ बिल्कुल होता है, AT होता है, एस्टेटिन होता है। लेकिन होता क्या है एस्टेटिन, एस्टेटिन को जल्दी से इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन जो है ना अपने आप होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, एस्टेटिन कहते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं करता, तो चार को ही हम मान लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो चार को ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ये हो गया आपका एसिड हाइलाइट हो गया। उसके बाद आता है क्या बच्चों, एमाइड आता है। क्या आता है, एमाइड। अच्छा एमाइड जो होता है, एमाइड आ गया। एमाइड में इसका जो फार्मूला हम लिखते हैं CONH2 होता है, CONH2 होता है। CONH2 को हम क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलते हैं क्या, CHO को, एल्डिहाइड। ये क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड में हम एक चीज ध्यान देंगे, एल्डिहाइड CHO बोल दिए। उसके बाद जो हमारा आता है वो साइनाइड आता है। क्या आता है, साइनाइड मतलब CN, इसको साइनाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा साइनाइड। तो क्रम से याद करना, पहले क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर एस्टर आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एसिड हाइलाइड आता है, फिर एमाइड आ गया आपका, फिर एल्डिहाइड हो गया, फिर आपका लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा, कीटोन। क्या आएगा, कीटोन। कीटोन के बाद आपका एल्कोहल आएगा। क्या आएगा, एल्कोहल। तो कीटोन और एल्कोहल, कीटोन में हम देख लेते हैं ये होता है CO और यहां पर OH, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल हम देख लिए। इसके बाद एक थायोल आता है, थायोल, थायोल, थायोल। और थायोल के बाद आपको क्या आएगा, इसको SCH बोलते हैं। थायोल के बाद आपका आता है, इधर लिख देते हैं, थायोल के बाद आ जाएगा एमीन, NH2। NH2 को बच्चों क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो थायोल आ गया हमारा, एमीन आ गया। ठीक, थायोल, एमीन, एमीन के बाद आपका आएगा एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, फिर आपका एल्काइन। उसके बाद इसमें एक और होता है ईथर, जिसको बोलते हैं। एल्कीन में मतलब क्या कर सकते हैं, एल्कीन में तो आपको पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है ना,
उसके बाद हाइलाइड आ जाएगा लास्ट में। हाइलाइड, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ईथर में क्या होता है, ईथर में आपका OR लगता है। क्या लगता है, OR लगता है। हाइलाइड में तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बता दिया गया। और एक और इसमें चीजें याद रखने का काम है आपका, उसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। नाइट्रो में सॉरी नाइट्रो NO2 बोलते हैं इसको, इधर हो गया नाइट्रो। फिर इसके बाद इसका ये देखना होता है कि अनुलग्न क्या लिखते हैं। इसका अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल होता है, जो आगे की तरफ जुड़ता है उसको बोलते हैं ओइक एसिड ना। ओइक एसिड के बाद इसमें क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। OH के बाद आपका जो सल्फोनिक अम्ल है वो सल्फोनिक अम्ल ही लिख देते हैं, सल्फोनिक अम्ल। जैसे है जैसे को तैसा, जैसा है वैसे लिखो। एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड में ऑयल हाइलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑयल हाइलाइड लिखते हैं, ऑयल हाइलाइड। उसके बाद आपका है एमाइड, एमाइड में एमाइड ही लिखते हैं, एमाइड। इसके बाद इसमें एल्डिहाइड, CHO में अल जोड़ देते हैं, इसमें साइनो जोड़ देते हैं, इसमें ओन जोड़ देते हैं, एल्कोहल में आल जोड़ देते हैं, थायोल में थायोल का जो है थायोल ही लिख देते हैं। थायोल का हो गया क्या आपका, थायोल। एमीन में आपका, एमीन में एमीन, एमीन इसको बताए थे पहले, सबसे पहले इन, और इसमें क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। ईथर, ईथर आपका ऑक्सी हो जाएगा, ईथर में क्या हो जाएगा, ऑक्सी, ईथर में ऑक्सी। हाइलाइट, हाइलाइट लिखा नाइट्रो, नाइट्रो लिख देंगे। इसी पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका क्या होता है, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जो उसके रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है बात। उसके बाद फंक्शनल, इंग्लिश में देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप which is the present in any organic compound which is responsible for physical and chemical properties। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है, जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH होता है। जैसे एक बात होती है RCOR की बात अगर कर दे तो RCOR, R तो एक CO तो कीटोन ग्रुप होता ही है, और ईथर में बहुत लोग ये कहते हैं RCOR लिखा जाता है, तो RCOR चीजें लिखी नहीं जाती। ये तो यहाँ पर एक प्रकार का कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो चर्चा बाद में करेंगे इस पर, ठीक है। अब देखिए COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, ओइक जोड़ेंगे। COOR आपका एस्टर है, OH इसको जोड़ देते हैं। CO3H सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल इसका अनुलग्न लगा देते हैं। COX मतलब एसिड हाइलाइड, ऑयल हाइलाइड इसको बोल देते हैं। CONH2 एमाइड, इसको एमाइड बोल देते हैं। CHO बहुत इंपॉर्टेंट, CHO मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमाइड इंपॉर्टेंट, सभी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट, लेकिन जब ज्यादा संभावना है जिसकी रहती है आने की वो ये सब होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एमीन, बाकी ईथर, साइनो, ये सब चीजें, हाइलाइड वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि हम IUPAC का नामकरण करेंगे कैसे। इसके पहले इसमें एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में एक चीजें आ जाती हैं कि एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उसमें एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होगी, कभी कभी उसका IPSC पूछ लेगा तो क्या करोगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात हम कर लेते हैं। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक
मैटिक यौगिक। अरे इसको ये भी ध्यान देना, ऑटोमेटिक मत बोल देना, है ना, ऑटोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक। उबन तो नहीं हो रही आप लोग को, ध्यान से देखिए, कुछ समझिए, हो सकता है कुछ देर में होने लगे। उबन अगर अभी नहीं हो रही, हो सकता है कुछ देर में होने लगे। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं, दोज साइक्लिक कंपाउंड which have 6 carbon atom and these carbon atom are joined by single bond or double bond in single bond and double bond in alternate process। तो कहने का मतलब चक्रीय यौगिक एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध और द्विक बंध से जुड़े होते हैं, एकांतर क्रम में लेके, एक के अंतर पर। जैसे मान लीजिए एक कार्बन यहां हमने बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ। अच्छा, क्यों होते हैं एकांतर क्रम में, यह भी जानना जरूरी है। चले देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में ज्यादा पॉपुलरिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन का ही होता है ना। अब हाइड्रोजन और कार्बन का ये चीज ध्यान दो कि यहां पर देखिए बेचारा है, 2 ही लेके कहता है कि हम इससे सेटिस्फाई है हाइड्रोजन, तो 2 इधर ले लिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सब में 2 2 2 ना। चीजें आई समझ में आपको? ठीक। अब यह होता क्या है कि इस कार्बन के चारों तरफ गिन लो इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंडिंग टू द कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 6। चाहे इधर डबल बॉन्ड लगा लो और चाहे यहां लगा लो, हमने इधर लगा लो। अब गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां हो गए। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6, हम यहां लगा देते हैं, 8 हो गया। फिर उसके बाद यहां लगा देंगे। तो इसी को इस तरीके से लिखा जाता है, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन हो गए ना, ये हो गया आपका। या इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, मतलब यहां से लिख लो, यहां पे लिख लो और यहां पे लिख लो। या इसी तरीकों को, इसको हम बेंजीन है, ये का एरोमेटिक का सबसे सरलतम उदाहरण है बेंजीन। इसका फार्मूला देख ही सकते हो आसानी से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हो गया C6H6, ये हो गया आपका क्या, बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन हो गया ना, सरलतम उदाहरण है इसका एरोमेटिक यौगिक का। तो ये चीजें हो गई बेंजीन। या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे सरलतम उदाहरण होता है। ऐसे मान लीजिए अगर हमको किसी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को में इसमें ऐड करना हुआ, तो ऐड करने पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे अगर, यहाँ पर आ जाएगा क्या, OH ना। OH जब आएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH, और इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है, तो ये तो रही बात एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड में और इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, एरोमेटिक कंपाउंड का और एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर मान लो CH3 रख दिया, इसको बोलते हैं टालुइन, तो इसको बोलते हैं C6H5CH3, इसको बोल दिए क्या, टालुइन।
इन बोल दिया। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब इतना चीज आप पढ़िए पहले एक बार। तो हम एक बात और ध्यान दीजिए, जो बोर्ड वाले लड़के हैं, स्पेशली बोर्ड वाले लड़के हैं, उनके लिए स्पेशली इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, लड़कियां नहीं, लड़के जो होते हैं, ये सीजन थोड़ा चल रहा है, इसमें टूर्नामेंट का भी सीजन है, बारात का भी सीजन है, लगन मुहूर्त का भी सीजन है। तो बहुत लड़के इसमें बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना, कि यहाँ टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, रट रट कर पूछते रहते हैं टूर्नामेंट कहाँ है, किस जगह पर हो रहा है ना। तो इसको भी जरा ध्यान दीजिए कि टूर्नामेंट खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ऐसा नहीं है कि मत खेलिए, लेकिन पहले फोकस अपने इस पर कीजिए। कुछ देर के लिए आपका, कुछ देर का प्रयास, कुछ समय के लिए त्याग ना आगे चल के बहुत सुख देने वाला है। तो छोटे समय में ये 1 घंटे 2 घंटे खेल के निकालिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रति दीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला लगा लीजिए, 8-8-8 का फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे कोचिंग के साथ, स्कूल के साथ, कुल मिलाकर कोचिंग और अपने स्वतः स्टडी के साथ आप 8 घंटे पढ़िए। 8 घंटे भरपूर नींद लीजिए, खूब गहरी नींद, और 8 घंटे खूब इंजॉय कीजिए। खूब इंजॉय में इसमें खाना भी आपका शामिल है, डेली रूटीन की क्रियाएं भी शामिल है, आपका खेलना भी शामिल है। बताइए कितना प्यारा सा रूल है। लेकिन यहाँ पर इसको अपनी पढ़ाई का टाइम किसी और को नहीं देना है, इसको केवल अपना ही करना है। ये टाइम ना कोई भी बुलाता रहे बच्चों ना, कोई भी, इवन यहाँ पे हमारे माँ बाप भी बुलाते ना, तो भी उनसे कह दीजिए, कोई माँ बाप बुलाएगा नहीं जब आप पढ़ते रहोगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कोई भी गार्जियन तब आपको बुलाता है जब आप पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा आगे भविष्य में। ठीक है, तो बातें ध्यान दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ऐसे कल तो आज इसका रूल्स आपको पता हो गया, बेसिक जानकारी इसमें मिल गई क्या क्या होता है। इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। कल हम रिकैप कर देंगे, जल्दी से समरी कर देंगे, इसके बाद किस तरीके से IUPAC में हम नामकरण करते हैं वो कल के डेट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।